गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अधिकारों एवं प्राकृतिक कानूनों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है जीवन रक्षण के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करने के लिए या मनुष्य को कोई भी कार्य करने की जिससे कि उसके जीवन की रक्षा हो सके स्वतंत्रता होती है। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने, जान से मार डालने तक की पूरी स्वतंत्रता रखते हैं, जिसे कि T.H. हक्सले शेर का अधिकार का नाम देते हैं। किंतु सब मनुष्यों में प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटपाट का अधिकार मिल जाता है। इससे जीवन सर्वथा असुरक्षित रहता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक कानूनों में बड़ा अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक कानून कि हॉब्स जिस प्राकृतिक अवस्था में जिस शेर के अधिकार की बात करता है तो वहाँ तो सभी मनुष्य एक दूसरे के दुश्मन हैं और हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर हमला करने की, हत्या करने की, लूटमार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखना चाहता है। अतः ये प्राकृतिक अवस्था में आपसी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कानून बनाते हैं, जिन्हें कि प्राकृतिक कानून कहा। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। इसके विपरीत प्राकृतिक कानून इससे भिन्न है। इसके द्वारा मनुष्य को ऐसा कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण सुरक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है तो प्राकृतिक कानूनों से दायित्व का। तो ये हमने देखा कि हॉब्स ने जो प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक कानूनों की बात की, तो एक में मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है तो दूसरे में मनुष्य की उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा गया। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानूनों को गिनाया है, जिसमें 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे, शांति से रहे और शांति की स्थापना से ही हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिलता है। दूसरा कानून थॉमस हॉब्स बताते हैं सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करे। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह सार्वजनिक एवं पारस्परिक हो। और अगर हम तृतीय अधिकार की बात करें तो तृतीय अधिकार है जब कोई मनुष्य किसी को वचन देता है तो उसका कार्य स्वार्थ से प्रेरित है। कालांतर में परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह संभव है कि वचन भंग द्वारा ही उसे स्वार्थ सिद्धि दिखाई दे, किंतु उसे वचन भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चारों ओर अव्यवस्था और अनिश्चितता फैल जाएगी, परंतु और मनुष्य जो है वो पुनः प्राकृतिक अवस्था की ओर चला जाएगा। इस अव्यवस्था और अनिश्चितता के अंत के लिए हॉब्स एक ऐसी सर्वोपरि शक्ति की कल्पना करता है जो सब मनुष्य को अपने दिए गए वचन के पालन के लिए बाध्य करे, और यही थॉमस हॉब्स का तीसरा नियम है। उसने मनुष्य को अपना वचन पालन करने के लिए जोर डाला है। वेपर इन तीनों कानूनों का महत्व इस आधार पर भी है कि निरंकुश एकतंत्र का समर्थन करने के लिए ये सैद्धांतिक आधार है। निरंकुश एकतंत्र वो शासन पद्धति है, शासन की प्रणाली है, जिसका कि थॉमस हॉब्स हमारे सामने उल्लेख करते हैं। प्रथम कानूनों के द्वारा थॉमस हॉब्स के इन तीनों कानूनों जो कि उनके प्राकृतिक कानूनों का निचोड़ है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कानूनों के द्वारा शांति की स्थापना के लिए राजनीतिक व्यवस्था की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया। दूसरा, कानूनों के द्वारा ये सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार प्रजा को नहीं होता है। एवं तृतीय है कि कानून के द्वारा अपने द्वारा दिए गए 19 प्राकृतिक कानूनों के द्वारा हॉब्स ने यह सिद्ध किया है कि राजा या राज्य एक समझौता है जिसके उल्लंघन का प्रयास किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हम प्रकाश डालेंगे अब थॉमस हॉब्स के समझौते के कारण। वो समझौता अर्थात सामाजिक समझौता जिसके बारे में थॉमस हॉब्स हमें बताते हैं कि तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समझौते के पीछे क्या कारण थे कि जो मनुष्य एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था जहाँ ना कोई अधिकार, ना कोई कानून, ना ज्ञान, विज्ञान, कला, मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ मारकाट, प्रतिस्पर्धा, अत्याचार, निरंकुशतावाद था। तो क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण वे सभी मनुष्य
इस समझौते की ओर प्रेरित हुए और उन्होंने समझौता किया तथा राज्य एवं राजा की स्थापना की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से संतृप्त और चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने यह सोचा कि आत्मरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थी जिसके कारण हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति हुई। तो राज्य की उत्पत्ति के ये मुख्य कारण कहे जा सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा एवं जो असुरक्षा का वातावरण था। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में ना तो कोई प्राकृतिक कानून थे, इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी जिससे इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाया जा रहा था। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी, अपने स्वार्थ से वशीभूत होकर लोग उनका उल्लंघन करते थे एवं प्राकृतिक कानूनों का पालन तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली कोई दंड शक्ति का अस्तित्व है। इस कारण भी एक संप्रभु की स्थापना आवश्यक हो गई थी।